हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर पढ़ेंगे जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आप परीक्षा में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसा कैसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, ए तथा बी तत्व से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोने पर और बी के परमाणु फलक के केंद्र पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो देखिए यहाँ ए कहता है घन के कोना पर है और हम जानते हैं कि घन में टोटल क्या होता है, 8 कोने होते हैं। ठीक है, 8 कोण होता है और प्रत्येक कोने पर 1/8 परमाणु पाया जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है जो ए का परमाणु है उसकी संख्या सिर्फ 1 होगी, ए के परमाणु की संख्या 1 होगी। और बी कहता है फलक केंद्र पर है और फलक केंद्र पर क्या होता है, 1/2 परमाणु पाया जाता है और टोटल 6 फलक होता है। तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। यानी बी की संख्या 3 और ए की संख्या 1 होगी। अतः AB3 इसका सूत्र होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, AB3। ठीक है, यानी आप याद कर लें कि शीर्ष पर जो परमाणु होता है वह 1/8 भाग होता है, पूछ सकता है। और 8 शीर्ष हैं तो टोटल परमाणु की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए की संख्या 1 और बी की संख्या 3 है, तो AB3 इसका सूत्र हो जाएगा। दूसरा है, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? यानी इनमें से बताना है किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो आप रट जाइए कि 0.1 मोल BaCl3Cl2 का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वह सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन है धनायन के वेग से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन की परमाणु संख्या से या विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से यह नियम संबंधित है। यानी फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो नियम है वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, रेडियम, मोनाजाइट, हवा या जल। आपको बताना है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको याद भी होगा कि हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। मोनाजाइट है हीलियम का मुख्य स्रोत, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो यहाँ NiCO4 जो है यह मुक्त अवस्था में है और मुक्त अवस्था में जो परमाणु रहता है ना उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही। निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? इसमें से बताना है कि कौन है जो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया सबसे पहले NH3, H2O, HF या HCl। तो देख लीजिए कि जो जिस यौगिक में F, O तथा N रहता है वही हाइड्रोजन बंधन बनाता है। यानी आप याद करें ट्रिकली, जिसमें FO यानी फॉन रहेगा वही हाइड्रोजन बंधन बनाएगा, जिसमें फॉन नहीं रहेगा वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। यानी FON वाले यौगिक हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। तो देख लीजिए, इसमें N है, इसमें O है, इसमें F है और तो इन तीनों में हाइड्रोजन बंधन बनेगा, लेकिन इसमें FON कुछ भी नहीं है और तो यही हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, अगला, एल्कीन का समान सूत्र क्या है? एल्कीन का समान सूत्र क्या है? ऑप्शन है CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2 या इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए यहाँ CnH2n+2 जो है एल्केन है, CnH2n-2 जो है एल्काइन है और CnH2n एल्कीन है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एल्कीन, CnH2n एल्कीन का सूत्र है। ठीक है, अगला, इनमें किसमें आइसोप्रीन इकाई है? यानी किसमें आइसोप्रीन इकाई के रूप में रहता है बताना है। ऑप्शन प्राकृतिक रबर, टैरलिन, नायलॉन 66 या पॉलीथीन। यानी कौन प्राकृतिक रबर का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है कौन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रबर जो है वह आइसोप्रीन का बहुलक है, प्राकृतिक रबर। ऑप्शन ए आपका सही है, प्राकृतिक नेचुरल रबर्स। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला, कैल्शियम फॉर्मेट का श्रावण करने को प्राप्त होता है। यानी कैल्शियम फॉर्मेट का जब श्रावण कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन CH3CHO, HCHO,
HCOOH या CH3COOH, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं ऑप्शन नंबर बी सही होगा। HCHO प्राप्त होता है कैल्शियम फॉर्मेट का श्रावण करने पर, यही प्राप्त होता है HCHO, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है HCHO, ठीक है। अगला, किसी प्रतिक्रिया के लिए दौड़ स्थान का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, प्रतिक्रिया कोटि क्या होगी, यानी किस कोटि के प्रतिक्रिया के स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है, ये आपको बताना है। या ऐसा भी क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि किसी प्रतिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है तो कोटि क्या होगी, ऑप्शन है 0, 1, 2 या 3, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य कोटि, यानी शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए स्थिरांक का इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी आपका ऑप्शन ए सही है, 0 कोटि, ठीक है। अगला, शेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, शेल प्रतिक्रिया कब स्वतः हो जाती है, जब E0 ऋणात्मक होता है, E0 डेल्टा G0 ऋणात्मक है, डेल्टा G का मान धनात्मक है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टा G ऋणात्मक होता है तो शेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। अगला, कूड़ा कौन कोलाइडल सिस्टम है, कूड़ा कौन कोलाइडल सिस्टम है, ऑप्शन है गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का द्रव में या द्रव का द्रव में, तो आपका आंसर हो जाएगा जो कोहरा है एक कोलाइडी है, और कोहरा जो कोलाइडी है वह द्रव का गैस में विलयन है, द्रव का गैस में, क्योंकि वायुमंडल में चारों तरफ क्या गैस फैले हुए हैं, उसमें द्रव जब मिलता है तो कोहरा कुहासा होता है, ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है, लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, आपको दिए गए ऑप्शन में से चुनना है और बताना है कौन प्रतिचुंबकीय है। देख लीजिए ऑप्शन CO2+, Na2+, Cu2+ या Zn2+, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Zn2+ है प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है, डायमैग्नेटिक्स को बोलते हैं। अगला, भूरे वलय संकुल, भूरे वलय संकुल Fe2O5 NO ठीक है, ये दिए गए हैं, में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, Fe का ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ ये जो यौगिक दिया है, इस यौगिक में ये जटिल यौगिक है और जटिल यौगिक में पूछ रहा है कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो यहाँ Fe जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होगा, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, इसका +1 होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। अगला, अमोनिया को शुष्क किया जाता है, यानी किसके द्वारा अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन दिए गए निर्जलीय CaCl2 से, CaO से, सांद्र H2SO4 से या फिर P4O10 से, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र H2SO4 से अमोनिया को शुष्क किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक है। अगला विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, विटामिन सी क्या है, ऑप्शन दिया है मैलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, पैरासीटामोल या लैक्टिक अम्ल, ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें अशुद्धि है, लेकिन एस्कॉर्बिक अम्ल है और एस्कॉर्बिक अम्ल लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यही से होगा, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, इंग्लिश पढ़ लीजिए एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। अगला, 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर किससे दिखाया जाता है, ऑप्शन है ऑक्सीकरण विधि से, लुकास परीक्षण विधि, वेक्टर मेयर परीक्षण विधि या सभी, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें सभी के द्वारा, यानी अंतर दिखाया जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के द्वारा, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, इन ऑप्शन में से चुनना है, आपको बताना है कौन सबसे अधिक क्षारीय है, NH3 NH CH3 NH2 या CH3(2NH) या CH3(3N), यानी कौन सबसे अधिक क्षारीय है आपको ये बताना है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CH3(2NH) जो है यही सबसे अधिक क्षारीय है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय एल्काइड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है तो कैथोड और एनोड पर प्राप्त होता है, किसका कर रहे हैं, देखिए सोडियम सल्फेट का जलीय घोल का, ठीक है,
सोडियम सल्फेट के जलीय घोट का। तो ऐसी स्थिति में क्या, जब जैसे विरोध विच्छेदन करेंगे तो कैथोड और एनोड पर, तो याद करें कैथोड पर क्या होता है, धन आवेशित तत्व प्राप्त होगा और एनोड पर ऋण आवेशित तत्व प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। H2 कैथोड पर और O2 क्या होगा, एनोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि H2 क्या धनात्मक होता है तो कैथोड पर चला जाएगा और O2 ऋणात्मक होता है तो एनोड पर चला जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, H2O2। ठीक है, अगला है किसी प्रतिक्रिया का और जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। किसी प्रतिक्रिया का और जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी, 0, 1, 2 या 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिक्रिया कोटि 2 होगी। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है, अगला कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। ऑप्शन है माल्टेज, डायस्टेज, जाइमेज या इन्वर्टेज। कौन परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाइमेज। ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेज। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है, जाइमेज। ठीक है, अगला बेंजीन में बॉन्ड NH2 समूह है, बेंजीन में NH2 समूह क्या है। ऑप्शन दिया ऑर्थो डायरेक्टिक, मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग और पारा डायरेक्टिंग। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन सी आपका सही है, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, अगला है अल्कोहल के एस्टेरिफिकेशन का क्रम है, अल्कोहल के एस्टेरिफिकेशन का क्रम क्या है। तो इसका क्रम होता है 1, 2, 3 क्रम से होता है। ऑप्शन बी सही होगा, 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समान ताप एवं दाब पर किस गैस के एक मूल का आयतन क्या होता है। तो समान ताप एवं दाब पर किस गैस के एक मूल का आयतन 22.4 लीटर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, अगला कौन सा ताप प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता, इफेक्टेड प्रभावित होगा। यहाँ इंग्लिश पढ़िए, which one is not affected by temperature, यानी कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन है सामान्यता, मोलरता या फॉर्मलता। तो मोलालिटी जो है यह ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, मोलालिटी। ऑप्शन बी सही है, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मोलालिटी पर। अगला आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल, जब लोहा का निष्कर्षण किया जाता है तो धातुमल के रूप में क्या निकलता है। ऑप्शन है CO, FeSiO3, MgCiO3 या CaSiO3। तो जैसे ही लोहा का निष्कर्षण किया जाता है तो अशुद्धि के रूप में, धातुमल के रूप में CaSiO3 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला लेंथेनाइट संकुचन का अर्थ क्या है, लेंथेनाइट संकुचन का क्या अर्थ है। ऑप्शन है घनत्व में कमी, द्रव्यमान में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी या सक्रियता में कमी। तो लेंथेनाइट संकुचन का मतलब होता है आयनिक त्रिज्या में कमी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, आयनिक त्रिज्या में कमी। ऑप्शन सी सही है। अगला है ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिएगा बुर्ज प्रतिक्रिया, कोल्बे प्रतिक्रिया, क्लॉमेंसन प्रतिक्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुर्ज रिएक्शन कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, बुर्ज प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए गाइस, इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ खत्म हो जाते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।